अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप मिल्लत टाइम्स देख रहे हैं। कल ओआईसी और यूएनओ की दोनों की मीटिंग हो चुकी है। ओआईसी में जैसा कि जाहिर था 57 मुस्लिम मुल्कों की एक ये बाकायदा तंजीम है, वहाँ पर सब ने जोश व खरोश वाले बयान भी दिए। ईरान ने वाकई बहुत ज़्यादा पेश बात भी कही, लेकिन उसके बावजूद भी ओआईसी से कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाया है जिसमें यह तय पाया हो कि हम फ़लस्तीन की मदद के लिए कोई इक़दाम यानी कि स्टेप उठाएंगे और जाकर हम लड़ेंगे। ख़ुमैनी और सद्दाम वाला टाइम या वो लोग अब शायद दोबारा नहीं आएंगे। 57 मुल्कों की ये तंजीम, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 57 मुल्क हों या 157 हो, इन तंजीमों ने, चाहे वो यूएनओ की रही हो, चाहे वो ओआईसी रही हो, चाहे वो शंघाई कॉरपोरेशन रही हो, चाहे वो सार्क रही हो, चाहे वो अफ्रीकी मुल्कों की कुछ तंजीमें हैं, इसके अंदर कभी कोई ऐसा ऐतिहासिक फ़ैसला निकल कर नहीं आया है जिसके बिहाफ पर हम खुश हो जाएं कि ये काउंसिल बैठी है और इन्होंने बाकायदा कोई ऐसा फ़ैसला लिया है जो तारीख़ में लिखा जाएगा। मुसलमानों के बारे में मैं पहले भी तुमसे कह चुका था कि 157 मुल्क भी होंगे, तब भी इसराइल के सामने उनकी बोलने की बिल्कुल पोजीशन नहीं है। सऊदी मुल्क की बात मैं बता दूं कि इस काउंसिल के अंदर रहा, मजम्मत भी की, लेकिन बिल्कुल शांत। ईरान ने कहा, ईरान बोला, इसके अंदर बहुत अच्छी बात कही ईरान ने, बल्कि ये भी कहा कि हम पुरानी तमाम बातों को भूलने के लिए तैयार हैं। फ़िलहाल हमारे भाई परेशान हैं और आप लोग तय करें कि क्या करना है, हम आपसे दोबारा सवाल भी नहीं करेंगे, उस काम को कर गुजरेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी मुस्लिम मुल्क इसराइल के ख़िलाफ़, फ़लस्तीन के पक्ष में कोई जंग नहीं करेगा, कोई जाएगा नहीं। ये मैं आपको बता देता हूँ। वजह उसकी यह है कि इसमें बाकायदा सऊदी मुल्कों पर अमेरिका का इतना तसल्लुत है कि उनका, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनकी तमाम की तमाम सिक्योरिटी भी अमेरिका के हाथ में है। जब अमेरिका इनकी सिक्योरिटी करता है, वो तमाम मुमालिक हैं जितने भी ये मशरिक़ वस्ता यानी कि मिडिल ईस्ट के जितने भी जगह हैं, इसमें अक्सर बेशतर अमेरिका काबिज़ है, तो इनके बस की बिल्कुल बोलना नहीं है। ये तो ओआईसी की बात हुई। यूएनओ की बात भी मैं आपको बता देता हूँ कि यूएनओ के अंदर भी वही बातें हुई हैं। ज़्यादातर मुल्क जो कमज़ोर मुल्क थे, देखिए मैं आपको बता दूं कि यूएनओ के जो अहम रुकन हैं, ये उनकी मीटिंग नहीं थी। उसकी जो काउंसिल कमेटी, स्टैंडिंग काउंसिल कमेटी होती है, उसके अंदर 15 मुल्कों में भारत भी है। उन लोगों का मशवरा हुआ था, यदि उनके यहाँ से कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता तब जाकर के वो यूएनओ की मैन जो रुकन है उनमें जाकर कोई मशवरा होता और कोई एक्शन लिया जाता। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका था कि इसके अंदर भी ना कोई रिजल्ट निकलेगा। हाँ, एक बात ज़रूर है इसके अंदर कि मैक्सिको, जो अमेरिका का ही हिस्सा है, उसने एक बाकायदा इनकी गैरतों को जगाने की बात कही। उसने कहा कि ये 8% यानी कि यरूशलेम का जो एरिया है, ये 8% ये शुरू 48 से ही यूएनओ के ज़ेर इख्तिदार में यानी कि होल्ड में है। उसने कहा जब यूएनओ अपने ही हिस्से को होल्ड में नहीं रख पा रहा है, उसके लिए इजराइल और फ़लस्तीन लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर बात करने से फ़ायदा क्या है। ये एक ऐसी बात है जो मैं बता रहा हूँ अपने लफ्ज़ों में, हालांकि उसका आशय यही है, ट्विटर पर आप देख सकते हैं। तो उसमें बाकायदा ये बात कही है कि यूएनओ अपने एरिया को होल्ड नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह यह है कि बैकडोर जो बातें होती हैं ना, यूएनओ के पीछे को चलाने वाले लोग जो होते हैं, अब इसके चलाने का अंदाज़ा आप इस बात से भी कर सकते हैं। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अमेरिका ने पिछले शुक्रवार को, फ्राइडे को, इस मीटिंग को बाकायदा मनसूख कर दिया था। वो तो लेकिन चाइना के बाकायदा सामने आने पर ये उम्मीद जगी थी कि ये मीटिंग हुई भी है, अदरवाइज़ ये मीटिंग भी नहीं होती। तो ये तो बात हो गई दोनों मीटिंग की कि कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया है और कोई फिजिकली, हाँ, कंडेम ज़रूर किया है इसके अंदर। यूएनओ के अंदर जो काउंसिल कमेटी, इसके अंदर नाइजीरिया ने, अल्जीरिया ने, जो छोटे मुल्क हैं, वियतनाम वगैरह हैं, इन्होंने उसको कंडेम किया है। लेकिन जो बड़े मुल्क हैं उन्होंने इसराइल का पूरा साथ दिया, चाहे उसके अंदर यूके, इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, फ्रांस हो या ऑस्ट्रेलिया हो, उन्होंने बाकायदा इनका साथ दिया है। अब इसके दोनों मीटिंग के अंदर कोई रिजोल्यूशन ऐसा नहीं निकल पाया है जिसके बारे में हम ये बात कहते हैं कि फ़लस्तीनियों के हक़ में जाकर वो लड़ेंगे, नेटो को भेजेंगे या फिर वो लड़ाई बंद करने का फरमान भी जारी कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ, जैसे ही पहले बोला गया था और ऐसा ही निकला है, तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। 57 मुल्क हों या 157 है, जब बटे रहेंगे तो यही हालत होगी। एक बात। दूसरी बात, इन दोनों मीटिंग के बाद अमेरिका के जो वाइट हाउस है उसके ट्विटर से 2 ट्वीट हुए। एक ट्वीट के अंदर तो उन्होंने अब्बास यानी कि जो फ़लस्तीन के जो सरबराह हैं उनसे बात की। अमेरिका ने कहा कि ये यरूशलेम जो है बेसिकली एक मुश्तरका धार्मिक प्लेस है और यहाँ पर अमन रहना चाहिए और सब लोगों के आने जाने की यहाँ पर आज़ादी होनी चाहिए। ये तो बात कही उन्होंने फ़लस्तीन के सरबराह अब्बास से। लेकिन इसके बरक्स जब बात जो बाइडेन ने नेतन्याहू से की है, वो ट्विटर में आप देखिए कि उसने कहा कि हम स्ट्रॉन्गली
आपको सपोर्ट करते हैं और आपको पूरा अधिकार है अपनी सीमाओं का दिफा करने का। यानी कि आप लोग जो नरसंहार कर रहे हैं, जो फ़लस्तीन और गाज़ा के अंदर आप नरसंहार कर रहे हैं, वो आप विदेशी सीमा के पे अपना तहफ़्फ़ुज़ यानी कि अपनी हिफाजत के नाम पे बराबर कर सकते हैं। ये उसका आशय है। तो ये दुरंगी पॉलिसी आपको नज़र आ गई। हालांकि इसकी दुरंगी पॉलिसी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब यूएनओ के इजलास बुलाने की बात हुई तो अमेरिका ने यूएनओ को मना कर दिया था फ्राइडे को कि कोई मनसूख कर दीजिए। वो तो चाइना का एक्टिव रोल हुआ और चाइना के कहने से ये बाकायदा स्टैंडिंग काउंसिल कमेटी की यूएनओ की बैठक हुई जिसके अंदर 15 मुल्क शामिल हैं और उन्होंने ये बात कही। तो दोनों मीटिंग से कुछ हासिल नहीं हो पाया है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था और इसके अंदर ज़्यादा बगले बजाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसके अंदर ये मैंने आपको बात बता दी। तीसरी बात, हाँ इतना ज़रूर है कि OIC की मीटिंग के अंदर ईरान ने कुछ ऐसे शब्द ज़रूर इस्तेमाल किए हैं। उसने कहा कि हम अपना पुराना सारा तनाज़ा भूलने को तैयार हैं, हमारी आपस में क्या लड़ाइयाँ थी, लेकिन फ़िलहाल हमारे भाई परेशान हैं और आपकी काउंसिल जो भी फाइनल बात करेगी हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, सीधा स्टेप लेंगे। यानी कि अगर आप ये कहेंगे कि एक मुश्तरका फ़ौज बना करके वहाँ पर हमला किया जाए तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान की ये बात आई, टर्की भी और पाकिस्तान बोल रहा है, लेकिन ऐसी कोई रिजल्ट सामने नहीं आया कि OIC की तरफ से, चूँकि कोई भी मुस्लिम मुल्क, मैं आपको फिर बता दूँ, कोई मुस्लिम मुल्क फ़लस्तीन के साथ नहीं आएगा। वजह उसकी ये है कि जितनी भी मिडिल ईस्ट के अंदर जो जगह है, मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि इनकी सिक्योरिटी भी अमेरिका के हाथ में है। जब इनकी सिक्योरिटी अमेरिका के हाथ में है तो ये बोलेंगे क्या? तो ये तो 57 की जगह कितने भी हो जाएंगे बोलेंगे नहीं। हाँ, इसमें एक बात ज़रा सी ये निकल के आई है कि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने चाइना के विदेश मंत्री से बात की और उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को रोका जाए। क्योंकि चाइना अगर हकीकत में अपने कंधों पे ये बात लेकर निकल आया और उसके अंदर ही, चूँकि उसका इजराइल से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, उसकी जो मफाद है, उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के CPEC वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान की ये बात मान सकता है। उधर टर्की रशिया को थोड़ा सा माइल करने की कोशिश करे, जैसे कि मैं बता चुका था पहले भी, कई बार बतानी पड़ती है, तो शायद कोई सिनेरियो बदल जाए। वरना इस पूरी दुनिया में अब अल्लाह के अलावा, पहले भी नहीं था और अब भी, अल्लाह के अलावा हमास या फ़लस्तीनियों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आएगा। 20 लाख की ये पट्टी है गाज़ा की, मैं आपको बता दूं, और ये इस तरह से है कि ये फ़लस्तीन के अंदर नहीं है, ये बेसिकली जो इजराइल है उसके बिल्कुल समुंदर की तरफ एक पट्टी है 20 लाख लोगों की, फिर बीच में इजराइल है और फिर साइड में फ़लस्तीन है। इस तरह से है, इसको चारों तरफ से इजराइल ने घेरा का, पीछे इसके समंदर है। एक बहुत छोटा सा रास्ता मिस्र की तरफ से निकलता है जहाँ से शायद हम ऐसा बताया जाता कि ईरान इस रास्ते से इसकी मदद करता है। तो फ़िलहाल तो हमास को, तालिबानों को सामने रख करके अपनी लड़ाई को खुद लड़ना है, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत अब उनके साथ नहीं है, मुसलमान उनके साथ नहीं हैं, और बड़ी मुल्क जो हैं, जो बाकायदा यहूदियों के साथ ईसाइयों के मुल्क हैं, पूरा यूरोप है, वो इस समय इसराइल के साथ है, उनको कुचलना चाहता है। और बाकायदा नेतन्याहू कह चुका है कि इट्स नॉट ओवर येट, ये नहीं कि ये अभी पूरा नहीं हुआ, हम इसको आगे और करेंगे। वो खुली दबंगई से इस बात को कह रहा है। उसके जो पास ताकतें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वो कह सकता है। हम गफलतों में, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा अपनी बात छोड़ के, कि मिस्र भी बहुत बड़ी ताकत है। मिस्र से एक बस चलती है जो 11 घंटे में तेल अवीव पहुँचती है। वहाँ के मुस्लिमों का रोल बताना चाहता हूँ मैं आपको, हालांकि ये मौजू नहीं है बताने का, लेकिन चूंकि मिल्लत टाइम्स में मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बता दूँ कि वहाँ से 11 घंटे में एक बस निकलती है, और जो तेल अवीव के जितने पब्स हैं वहाँ पर वो मुसलमान जाके अय्याशी करते हैं। ये हमारा सऊदी मुल्कों, यानी कि इस खित्ते के मुल्क के लोगों का हाल है। दुबई के अंदर हालात क्या हैं, या मिडिल ईस्ट के जितने मुस्लिम जो तरक्की याफ्ता हैं वहाँ पर किस तरह की उर्यानियत है, किस तरह के लोग हैं, ये आप जानते हैं। ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुसीबत फ़िलहाल हमास पर है, फ़लस्तीनियों पर है, और उनकी मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से ही होती थी और होती है। वरना 2014 के अंदर मैं आपको बता दूँ कि जब इसराइल ने तमाम अरबों को शिकस्त दी थी, फ़लस्तीन से 2014 में जो लड़ाई हुई थी उसमें 2200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मरे थे और उसमें 70 से 80 इसराइली मरे थे। तब भी जानी और माली नुकसान सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन का हुआ था, और अब भी जानी और माली नुकसान सारा फ़लस्तीन का हो रहा है। अभी फ़िलहाल एक वीडियो जारी किया है यरूशलेम पोस्ट ने, उसने बाकायदा वहाँ पर हमास के जो लीडर है पॉलिटिकल विंग का, उसके घर पे हमला करते हुए एक वीडियो फुटेज जारी की है, और वो दनाता हुआ हमला करता। कल भी इतना शदीद हमला वहाँ किया गया कि वहाँ पर UN की तरफ से जो सफ़ीर है उसने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि मेरी अब तक का सबसे शदीद हमला। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं कि व्यूज़ पाने के चक्कर में या अपने आप को यूट्यूबर बड़ा साबित करने के चक्कर में मैं यूट्यूब पे मेरा हाल में जाना हुआ तो पता ये चला कि वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त तरीके का झूठ फैलाया जा रहा है कि इसराइल के अंदर तमाम हमास घुस गया है और ये शहर तबाह हो गया। नो डाउट थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन 1/10 भी नुकसान नहीं कर पाया है फ़लस्तीन जितना फ़लस्तीन का खुद हुआ।
तो बाकायदा फ़लस्तीन को फ़िलहाल शिकस्त हो रही है। हाँ, एक रास्ता ये ज़रूर निकल सकता है कि जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने जैसे चीन की विदेश मंत्री से बात की है, वहाँ से कोई स्टेप आउट होने के बाद कोई शायद लड़ाई रुक जाए, या फिर तालिबानियों की तरह ये बाकायदा फ़लस्तीनी उस लड़ाई को जारी रखें और उधर लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन हो जाए, वो शायद लड़ाई अपनी जारी रखें। चूँकि इस बात को यरूशलेम पोस्ट और इसराइल टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा है कि ये जो मिज़ाइल मारे जा रहे हैं हमास की तरफ से, ये वो मिज़ाइल हैं जो ईरान की तरफ से, ईरान की टेक्नोलॉजी के हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि ईरान उसकी मदद कर रहा है। ये दोनों ग्रुप मिल जाएं, और जैसे अजरबैजान को पहले टर्की ने बैकडोर से मदद की थी, इसी तरह से टर्की और ईरान और पाकिस्तान किसी तरह से हमास को मदद करते रहे, तो ये लड़ाई कुछ अपने अंजाम तक निकल जाएगी। चूँकि लड़ाइयाँ वाकई नो डाउट आज के तारीख में ये हथियारों से लड़ी जाती है, और इसराइल बहुत बड़ा दुनिया का सप्लायर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यकीन मानिएगा बहुत छोटी सी कौम ने, बहुत छोटी सी जमात ने अमेरिका और नेटो को अपने हाथ से जलील होकर निकाला है। अगर ये ईमान वाले मजबूत होकर खड़े हो जाते हैं तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि किसी तरीके से फ़लस्तीन के लोग अपनी उसी लड़ाई को लड़के इस इजराइल का जो है ना नेस्त नाबूद कर सकते हैं और उसको कड़वा जवाब दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दिल तोड़ने वाली खबर यह है कि फ़लस्तीन के साथ दुनिया में कोई मुस्लिम मुल्क नहीं खड़ा है। हाँ, खिलाफ तमाम दुनिया की ताकतें खड़ी हैं, अब उसके साथ अल्लाह है। अब देखना सिर्फ ये है कि ये एक इम्तहान है या फिर मुसलमानों का इम्तहान है, फ़लस्तीनियों का इम्तहान है, और किस हद तक अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए फ़लस्तीनियों की मदद हो जाएगी या मुसलमानों की मदद हो जाएगी।